Hey guys, this is JP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. Guys, ये सीरीज़ SSC CGL की है। 2023 के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे बेसिकली एरर डिटेक्शन वाले। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 40 तक। अचानक से लाइट चली गई थी, इसलिए जो वीडियो जो है वो इंटरप्ट हो गया था, कट करना पड़ा फिर मुझे। 40 तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, 40 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 41 से आगे प्रोसीड करेंगे। 41 एक बार फिर से 40 एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस पढ़ा है यहाँ पर, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। सेंटेंस लिखा है आई प्ले। प्ले हमारे पास यहाँ पर एक्शन वर्ब है, प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, और इन प्रपोजिशन है माई चाइल्डहुड, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, विथ प्रपोजिशन है, और माई सिस्टर इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सो माई चाइल्डहुड जो हमारे पास ये टाइम ऑफ एक्शन है, और टाइम ऑफ एक्शन अगर मुझे सेंटेंस में मेंशन करना पड़ रहा है, इसका मतलब अगर इस आई को अगर चाइल्डहुड लिखना पड़ रहा है तो ये आई अब चाइल्डहुड स्टेट में नहीं है। अगर चाइल्डहुड स्टेट में नहीं है तो इसका पास्ट का टाइम है। अगर ये पास्ट का टाइम है तो टाइम डिसाइड द टेंस, इसलिए हमारे पास प्ले ना होकर प्लेड हो जाएगा। इतनी कहानी क्यों बताया? इससे हमारा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, इसलिए इतनी सारी कहानी आपको बताया हूँ। नहीं तो सीधे आप लिख सकते थे कि चाइल्डहुड देखते हैं, जैसे लोग बताते हैं कि चाइल्डहुड आपको दिख जाए तो यहाँ पर प्ले की जगह पर प्लेड कर दो। तो ऐसा क्यों करते हैं वो हम रीज़न आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लेड कर देंगे, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कह रहा है कि द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। यहाँ पर जो बात की जा रही है हिस्टोरियंस, ये पर्टिकुलर हिस्टोरियंस नहीं है, किसी पर्टिकुलर हिस्टोरियंस की अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आर्टिकल द लगाना नहीं ठीक है, क्योंकि जब आर्टिकल द लगाते हैं तो वो जो हम नाउन, जिस नाउन के लिए हम आर्टिकल द लगा रहे होते हैं, वो नाउन हमारा डेफिनेट कैटेगरी का हो जाता है। और कोई नाउन डेफिनेट तभी होता है जब उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया हो, ना ही यहाँ पर किसी हिस्टोरियन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ये कैसे है। तो फिर ये जनरल हिस्टोरियन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। जब भी हम बात करेंगे मैन, वुमेन, है ना, बॉयज़, गर्ल, इन जनरल सेंस में, तो उस केस में हम उनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि द मैन इज़ मॉर्टल या फिर आ मैन इज़ मॉर्टल। सिंपली कहिए आप मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बस यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आ मैन या द मैन इज़ मॉर्टल, गलत हो जाएगा। जब भी मैन, वुमेन, है ना, जब भी नाउन इन जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो कोई आर्टिकल वहाँ पर नहीं लगाई जाती है। इसलिए हिस्टोरियंस पहले आर्टिकल द का रिमूव करिए और सिंपली हिस्टोरियंस लिखिए यहाँ पर। सो आपकी एरर क्या हो जाएगी, 41 में और एरर हो जाएगी। ध्यान देना, जब भी हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं ना पर्टिकुलर वे में, तब उस नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए या तो हमारे पास कोई नाउन फ्रेज हो, या कोई फ्रेज हो, कोई एडजेक्टिव फ्रेज हो, है ना, जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, या कोई एडजेक्टिव लगा रखा होगा, या फिर उस नाउन के बारे में ही हमने कोई एट्रीब्यूटिव केस लगा रखा होगा, जिसे आप इंग्लिश में बोल देते हो केस इन अपोजिशन। तो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या पर्टिकुलर कर रहा है, तो हम उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल द जो है वो किसी भी नाउन को डेफिनेट बना देता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो तो वो इंडेफिनेट माना जाता है, देन दोबारा अगर उसी नाउन की चर्चा की जाती है तो डेफिनेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई सा अ ब्लाइंड मैन, फिर ठीक है, अब इसी ब्लाइंड मैन की चर्चा अगर मैं दोबारा करूँगा तो फिर वहाँ पर द ब्लाइंड मैन कहना पड़ेगा इस टाइप में, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 लिखा है हेयर कम द बस फॉर लखनऊ। बहुत अच्छा सेंटेंस है, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ इन्वर्जन यहाँ पर लिखिए, ध्यान दीजिएगा। हेयर लिखा है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होता है तो फुल इन्वर्जन आता है। फुल इन्वर्जन होता है क्या है, तो सिंपली आप जानते हैं स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और अगर ये हमारी मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ये इस टाइप में। तो इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन जो है एक वर्ब से बना है इन्वर्स, और इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा करना, है ना। तो उल्टा करने मतलब क्या हुआ कि जब भी हम फुल इन्वर्जन लगाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी हमारे पास है, अगर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो दोनों को उठाकर सब्जेक्ट के पहले पुट कर देंगे, उससे हम बोल देते हैं फुल इन्वर्जन। लेकिन अगर पार्शियल इन्वर्जन या फिर जिसे आप हाफ इन्वर्जन बोलते हो, तो उस केस में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, बाकी मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रहती है, और उसका जो ऑब्जेक्ट या फिर अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो भी वो बाद ही में रहेगा। तो हाफ इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि केवल ओनली हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, और फुल इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब अगर है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हमारी सब्जेक्ट के पहले आती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर वर्ब आती है वो आपको पता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। तो यहाँ पर हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसकी तो वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनते हैं वो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कम वर्ब आई है किसकी है, तो ये एक्चुअल में द बस की है, और द बस हमारा सिंगुलर कैटेगरी का नाउन है, काउंटेबल कैटेगरी का नाउन है, डेफिनेट नंबर बताया गया है। तो बस कम
होगा या कम्स होगा, तो आपको पता है अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे तो इसे हम कम्स लिखेंगे। जनरल बात कही गई है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कम्स कर देंगे। अब ऐसा पॉइंट मन में आ रहा होगा कि ऐसा हम इन्वर्जन करते क्यों हैं, तो सिंपली एक इंग्लिश का एक फंडा होता है, जिस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा और सबसे पहले उसको रखा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि किसी का नाम ले दूँ, मैं जैसे बोलूँ कि कृष्णा, मैं कहूँ कि कृष्णा कम्स हेयर, कृष्णा कम्स हेयर। अब देखो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर बोल दिया कृष्णा कम्स हेयर। अब जैसे इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर कृष्णा पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जो हमारा एम्फेटिक वर्जन है, जो एम्फेटिक वर्ड है हमारा वो कृष्णा है। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ कि यहाँ कृष्णा आता है तो थोड़ा सा मैं उस प्लेस को एम्फेसाइज करूँगा। अगर मैं प्लेस को एम्फेसाइज करूँगा तो उसी चीज़ में हम यहाँ पर इसे इन्वर्जन रखना पड़ेगा, यानी इस प्लेस को पहले रखना पड़ेगा। तो फिर कैसे बोलेंगे, हेयर कम्स कृष्णा, ध्यान दीजिएगा, हेयर कम्स कृष्णा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो हम फुल इन्वर्जन बनाते हैं वो केवल और केवल नाउन के केस में बनाते हैं, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट नाउन होगा उस केस में हम फुल इन्वर्जन लगाएंगे। प्रोनाउन जब हमारा सब्जेक्ट बन रहा होगा तो हम फुल इन्वर्जन नहीं लगा पाएंगे। फुल इन्वर्जन समझ में आ गया ना, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी होगी वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर हेयर के बारे सब्जेक्ट में मानिएगा, हेयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि वेयर का आंसर देता है। आपको पता है एनी वर्ड है ना जो आंसर दे आपका वेयर का, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे आपने एडवर्ब में कुछ टेक्निकल वर्ड सुन रखे होंगे ना, जो व्हेन का आंसर देता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो वाई का आंसर देता है वो हमारे पास रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ये कंजंक्शन ऑफ रीजन भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ रीजन भी हो सकता है ना। और आपको पता है जो हाउ का रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास मैनर को रिप्रेजेंट करता है ना, इस टाइप में एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे आप बोलते हो ना। और जैसे मैंने कहा कि हाउ ऑफन जैसे बोलते हो या फिर हाउ मैनी टाइम जैसे बोलते हो, जो हाउ मैनी टाइम का ऑप्शन दे उसे हम बोल देते हैं कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मच जो है वो हमारी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड हैं, या फिर जनरली और आपने देखा होगा जो वर्ड व्हाट या हु को रिप्रेजेंट करता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, होम को जो रिप्रेजेंट करता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ें सब आपको जो टेक्निकल वर्ड है इनसे आपको फ़ायदा ही मिलता है, तो ये चीज़ें समझते रहिएगा। सो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 42 में हेयर कम्स हो जाएगा। यहाँ पर कम की जगह पर कम्स करो। कम जो है यहाँ पर बेस फॉर्म है, और किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल होती है, और वर्ब हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर आनी चाहिए, क्योंकि बस द बस जो लिखा है वो सिंगुलर कैटेगरी में लिखा गया है, इसलिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, मन में ये भी तो आ रहा होगा कि सर कम प्लूरल है तो बस को बसेज न कर दें। हम भी जब भी बेसिकली अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब में दोनों में करेक्शन करने से सेंटेंस हो जा रहा है तो मोस्टली हम वर्ब को ही करेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर कम कर दिया पर आप क्या कर दो, कम्स कर दो। किसी भी वर्ब के लास्ट में एस लगा देने से वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वी हार्डली न्यू नथिंग। अभी मैंने इससे पहले बहुत सारे शायद एक और दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जहाँ पर मैंने बताया था कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम है ना, नेवर, नॉट, इसके साथ दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते हैं। सो यहाँ पर भी हार्डली न्यू नथिंग की जगह पर एनीथिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, एनीथिंग, है ना, इस टाइप में। तो एनीथिंग लगाइए। वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंट। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल से मैं जानता हूँ किसी मैनेजर के बारे में, तो यहाँ पर हार्डली न्यू एनीथिंग करें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर एरर है, हार्डली न्यू नथिंग की जगह पर एनीथिंग कर दो। ये याद रखना, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ इम्प्रूव्ड माई रिलेशंस विथ एन अपोजिशन। अब ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर हम एंटी पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि पार्टी ए और पार्टी बी, ये दो ही पार्टी हैं, तो एंटी पार्टी अगर मेरी ए हो गई तो जो बी हमारी है वो डेफिनेट हमारी अपोजिशन पार्टी होगी। अब हमारी अगर बी डेफिनेट अपोजिशन पार्टी है तो आप भी पता है कि किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए या पर्टिकुलर करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं। अगर मैंने आर्टिकल एन लगा रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये अपोजिशन है वो डेफिनेट नहीं है, और जबकि अपोजिशन हमारा डेफिनेट होता है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर एन न लगा कर क्या कर देंगे, आर्टिकल द का यूज करिए। इस अपोजिशन के पहले आर्टिकल द का यूज करिए, और द अपोजिशन का मतलब होता है जो अपोजिट लीडर पार्टी होती है वही होती है ना, जैसे हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी है ना इस टाइप में, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी अपोजिशन हो जाएगा। सो आर्टिकल एन को रिमूव करिए और आर्टिकल यहाँ पर क्या लगा दीजिए, द का यूज करिए। किसी भी नाउन को पर्टिकुलर करने के लिए आप आर्टिकल द का यूज करते हो। ए और एन तो इंडेफिनिट नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं।
काउंटेबल नाउन को। सो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करिए इस एन से पहले। सो किस पार्ट में एरर होगी, आपकी पार्ट ए में एरर हो जाएगी। विथ एन अपोजिशन की जगह पर विद द अपोजिशन लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में लिखा है कि ऑल दी हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर। ठीक है, सारे हॉर्सेज एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर हमेशा बिहेव करते हैं ना रफ मैनर। व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। अब देखो यहाँ पर समझिए, इससे पहले भी आपने सीख रखा होगा कि कोई भी हमारा पर्टिकुलर नाउन या प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर आया है, जैसे प्रॉपर नाउन बेसिकली ज़्यादातर सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर जो पर्सन का नेम है अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब है इसके साथ कम तो कभी नहीं आएगा। या तो हम अगर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखें तो कम से लिखें, और या तो अगर इसे पास्ट बना दें तो केम लिखेंगे। अब देखो हम क्या करें, इसे या तो कम से करें या केम करें, वह फिलहाल जो लिखा है वो तो गलत है ही है। कभी भी कम नहीं आ सकता है, क्योंकि इसकी बेस फॉर्म कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और कोई वर्ब सिंगुलर तभी होती है जब उसके लास्ट में एस हम लगा देते हैं इस टेस्ट में। अब क्या करें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है ऑल दी हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड। यहाँ पर मेन क्लॉज हमारी V2 जो लिखी है वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और मैंने आपको कल भी बताया है कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा पास्ट में रखी जाती है। सो यहाँ पर कम की जगह पर क्या कर दो, केम कर दो। अब मैं ये इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि किससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इवन मानिए कि आप इतना ज़्यादा ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि जब आपको पता चलता है तो मैं 100% सही हूँ तो उसका पर्सन और भी कॉन्फिडेंस आपको अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बातें समझिएगा। सो यहाँ पर बिहेव्ड देख रहा है, इसलिए यहाँ पर केम लिखेंगे। अब ये हमेशा ऐसा ना करना है, मैंने बताया ना मेन क्लॉज जब पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट में ज़रूर होती है, याद रखिएगा। सो केम कम की जगह पर केम कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, कम की जगह पर केम कर देंगे, जो कि हमारी V2 फॉर्म हो जाएगी, कम की जगह केम। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कम की तीनों फॉर्म कम केम कम होती है। सो यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द कमांडर्स एंटर्ड बाई फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। अब ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को, जरा बहुत अच्छे सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, और इसको क्या किएगा इन्होंने इम्प्रूव करने का ऑप्शन दिया है। सो ये तो बढ़िया सेंटेंस है। आपको पता है कहीं पर जबरन फोर्स करने, मतलब जबरन कहीं एंट्री करने के लिए क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू बोलते हैं। सो ब्रेक इनटू आंसर हो जाएगा, ब्रेक की फॉर्म लगा दो, ब्रोक इनटू हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है ना। अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि जबरन कहीं पर प्रवेश करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू बोलते हैं ना। कहीं पर एंट्री करना वो भी जबरन, है ना, बिना इजाज़त के, बिना अलाउ के, तो वहाँ पर बोलते हैं ब्रेक इनटू करना। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कुछ लोग सेंध लगाना, है ना, जैसे सेंध लगाना, उसे हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। अब ब्रेक की फॉर्म आपको पता ही है हमारी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जो कि हमारी इर्रेगुलर वर्ब है। अब देखिए ब्रेक डाउन का मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मशीनरी ख़राब हो जाना, मशीनरी अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उससे ब्रेक डाउन बोलते हैं। अगर कोई पर्सन इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे बोलते हैं एकदम से अचानक से रो पड़ना, उसे भी बोलते हैं ब्रेक डाउन कर जाना। या फिर कोई चीज़ ख़राब हो जाना, चलते चलते ख़राब जाना, उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। फैक्ट्री के लिए हम ब्रेक डाउन लगाते हैं, आपने सुन रखा होगा ना, ब्रेक डाउन लग जाते हैं जब फैक्ट्री काम करना बंद हो जाए, उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक ऑफ बेसिकली रिलेशन के लिए लगाते हैं, जब अपना रिलेशन तोड़ लेना किसी से, उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ कर देना। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। अब ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस मैंने बताया ना टेक्निकल टाइप के आते हैं। जैसे हमने एक वर्ड सुन रखा है द सेम। अब आपको पता है बहुत से लोगों को ये पता है ना, जैसे विश करते समय, किसी को विश करते समय आप बोल देते हो विश यू द सेम। विश यू द सेम हम तब बोलते हैं जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, अदरवाइज़ हम इसको अवॉइड करते हैं नाउन या प्रोनाउन के रूप में यूज़ करने के लिए। प्रोनाउन के रूप में यूज़ करने के लिए कहने मतलब ये है कि इसको हम अवॉइड करते हैं एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में डिटर्मिनर है, ये प्योर डिटर्मिनर है। द सेम बोलते हैं ना, द सेम आप बोलते हो तब लगाते हो जब किसी नाउन को एम्फसाइज करना हो। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि द सेम बॉय, इसका मतलब ये वही लड़का है, बोलते हैं ना द सेम बॉय। अब इसी द सेम बॉय को बोलने के लिए हम बोल देते हैं द वेरी बॉय, है ना, ये भी याद रखिएगा, द वेरी बॉय भी बोल दिया जाता है। ये वेरी जो है और ये सेम रिप्रेजेंट सेम करता है यहाँ पर, तो द वेरी बॉय यहाँ पर भी सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो द सेम मैंने इस ड्राई वर्ब को ऑब्जेक्ट लगा रखा है ये गलत है। अब या तो इसे हम क्या करें, यहाँ पर अब इस द सेम को यहाँ पर एक नाउन दे दें तो सही हो जाएगा, या द सेम की जगह पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिशेज को देखकर। तो यहाँ पर कह रहा है यू वॉश द डिशेज, आप डिशेज से वॉश करते हो एंड ड्राई देम, और उनको सुखाते हो। सो यहाँ पर देम लगाओ द सेम की जगह पर। एक बार फिर से समझ लीजिए, द सेम जो है वो हमारा डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर नाउन को एम्फसाइज करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं। यहाँ पर वो एक्चुअल में एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं, बट डिफरेंस होता है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में। इसलिए द सेम जो है हमारा वो डिटर्मिनर है। अगर हम इसको लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर मुझे नाउन देना पड़ेगा, फिर हम लिखें द सेम डिशेज
लेकिन अब डिसेज आपको पता है रिपीट हो जाएगा, और प्रोनाउन जो है वो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर डिसेज के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, और यहाँ की हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या कर दोगे आप, यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई देम। सो आंसर सही हो जाएगा, एंड आई ड्राई देम। द सेम की जगह पर आपको क्या लगा दो, देम लगा दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी मैंने बताया ना, दिस इज़ द सेम बॉय। अब देखो द सेम बॉय अगर मैं लिख रहा हूँ तो द सेम लिखा, फिर मैंने बॉय लिखा। इस बॉय को क्वालिफाई करने के लिए मैंने, डिटरमाइन करने के लिए मैंने द सेम जो है वो डिटर्मिनर मैंने लगा दिया। इसका मतलब द सेम डिटर्मिनर है जो कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब करता है, प्रोनाउन को नहीं ना, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कराते हैं। सो आंसर बढ़ते हैं 48 देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास। ये तो बड़ा सा सेंटेंस है। देखो अगर इसमें और कुछ करते तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल हो सकता था, बट ये तो आसान है क्योंकि आपको पता है हैज़, हैव, हैड, इसकी कोई भी फॉर्म आ जाए अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आपने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सर आती है। तो यहाँ पर पास अवे ना होकर पास्ड अवे हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पास्ड अवे। ये तो बड़ा अच्छा आसान सेंटेंस था, है ना। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे। अब इसमें बताइए कौन पहले मर गया था, डॉक्टर पहले आ गया था, पेशेंट पहले मर गया था। तो पेशेंट पहले मर गया था और डॉक्टर बाद में आया था, है ना। तो पास्ट में हमने देखा, बताया नहीं बताया था कि दो एक्शन हुआ, दोनों में गैप ऑफ टाइम हो, तो जो हमारा पहले, तो उससे जैसे मैंने कहा ये हमारा A1 बाद में हुआ और इससे पहले कोई एक्शन हो गया होगा तो वो हमारा पास्ट ऑफ द पास्ट लिखा जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो हैड के साथ हैड लिखा है, इसका मतलब ये इस वाले एक्शन से पहले हुआ होगा, यानी मेन क्लॉज के एक्शन से पहले हुआ होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो एक्शन लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आफ्टर यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे बनी क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कही जाती है ना। तो यहाँ पर क्या है, हैड के साथ पास्ट अवे, और पास्ट अवे का मतलब हो जाता है डाई कर जाना, डेड कर जाना। पास्ट अवे एक्चुअल में ये यूफेमिज्म है डेड का, है ना। यूफेमिज्म का मतलब होता है लेस हार्श वर्ड, पास अवे ऐसे बोलते हैं ना, पास अवे। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, पास्ट अवे, है ना, पास्ट अवे, ठीक है। पास्ट अवे का मतलब क्या है, डाई कर जाना। सो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है, पास्ट अवे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कह रहा है सी इज़ इन एन हरी, है। सी इज़ इन एन हरी नहीं होता है एक्चुअल में, यहाँ पर ये जो फ्रेज लिखी है वो गलत तरीके से यूज की गई है। बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं। 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49 में कह रहा है कि सी इज़ इन एन हरी। अब आपको पता है एन हरी तो ऐसे नहीं होगा, देखो इतना आसान सा एरर है। हरी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो इसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं अगर सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर इन आ हरी होना चाहिए। कुछ फ्रेजेस हैं आपको याद रखना पड़ेगा। इन आ हरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इना हरी। इना हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी में, इना हरी, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस हैं देख लीजिए, जैसे इना हरी हो गया, ये भी याद रखिएगा, इन आ हरी। इना हरी का मतलब क्या है, जल्दबाजी में। और भी कुछ फ्रेजेस हैं जिनको याद रखना है, जैसे में एक फ्रेज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इना हफ, IN इन आ हफ, HUFF, इना हफ। इना हफ का मतलब होता है बेसिकली क्रोध में, गुस्से में होना, है ना, गुस्से में, क्रोध में, उसको बोलते हैं इना हफ। एक और फ्रेज आती है इन अ पिकल, है ना, इन अ पिकल, PICKLE, इसका भी मतलब होता है गुस्से में होना, इन ट्रबल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बोला इन ट्रबल, इन आ ट्रबल नहीं, इन ट्रबल बोलते हैं, ठीक है, इन ट्रबल। तो इन अ पिकल को बराबर इन ट्रबल होता है, इन अ पिकल बराबर इन ट्रबल होता है। और भी वर्ड आपने सुन रखा होगा, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इसका भी मतलब आपको पता है ना, असमंजस में होना, दुविधा में होना, कन्फ्यूज़न में होना, है ना, उसे बोलते हैं इन अ फिक्स होना। ऐसे इन अ लेदर भी बोल सकते हो ना, नर्वस होना, इन अ लेदर, है ना, ये भी पूछा गया है, इन अ लेदर, है ना, LATHER, इन अ लेदर, ये इसका भी मतलब होता है ना, नर्वस होना एकदम, उसे भी बोलते हैं। इन अ नटशेल, एक और फ्रेज आती है बहुत ज़्यादा, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में कहना, है ना, संक्षेप में किसी को कहना, इन अ नटशेल। तो नटशेल की स्पेलिंग है NUTSHELL, इन अ नटशेल। तो ये फ्रेज़ आप याद रखिएगा, बड़ी काम की हैं और इनको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिएगा। मैंने बताया था ये वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, उससे आपका टाइम बचेगा और जो आपकी ज़रूरी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको कानों तक पहुँच भी जाएंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इन आ हरी हो जाएगा, ना कि इन एन हरी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। व्हेन मिसेज सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019, जब वो देखने आई थी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी है। नुपुर हैज़ ऑलरेडी बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years। अब देखो अगर ये काम उससे पहले ही हो रहा था, इसका मतलब अगर ये हमारा V2 फॉर्म में है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो हमने V2 टाइम लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टाइम लिखा है, ये एक्चुअल में इसका जो एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन, वो मेन क्लॉज में लिखा है। अब मेन क्लॉज में लिखा है तो इसका मतलब ये काम इससे पहले हो चुका होगा, यानी कि मेन क्लॉज में जो कि लिखी है नुपुर हैज़ ऑलरेडी बीन,
तो यहाँ पर हैज़ ना होकर फिर हैड करें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर V2 लगा रखा है और ये काम हम बता रहे हैं कि उससे पहले हो चुका है या उससे पहले होता गया पढ़ाते पढ़ाते, तो यहाँ पर हैज़ बिन ना होकर फिर उसे क्या कर दो, हैड बिन करो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करो। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में है ज़रा देख लीजिए 50 में आंसर कौन सा हो जाएगा। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019 नुपुर हैज़, इसमें भी हैज़ दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा आपको यहाँ पर अंडरलाइन किस में है, तो हैज़ के नीचे अंडरलाइन हो जिस पार्ट में, वही एरर हो जाएगी, यानी वही सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें भी हैज़ नहीं है, ये देखिए बी वाले में, तो बी वाले में हैज़ के नीचे अंडरलाइन लिखा है, नुपुर हैज़ ऑलरेडी बीन, इसके नीचे अंडरलाइन लिखा है टीचिंग तक, तो यही हमारे पास करेक्शन हो जाएगा। हैज़ की जगह पर आप इसे क्या कर दोगे, हैड कर दोगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शो करना पड़ेगा। ये काम होने से पहले ये हो रहा था, तो इसका मतलब ये हमारा V2 में है, तो इससे पहले ये पास्ट ऑफ द पास्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसे रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो नुपुर हैज़ ऑलरेडी की जगह पर नुपुर हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग हो जाएगा, हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 50 का सेकंड है, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट किस पे है, जो अंडरलाइन पार्ट यही रखा है, यही तो वो चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा है नुपुर हैज़ ऑलरेडी बीन टीचिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसी को मुझे करेक्ट करना है, नुपुर हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग कर देंगे। सो यहाँ पर हैज़ की जगह पर हैड ऑप्शन कर दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यू शुड सी अ ओकुलिस्ट। अब देखो ओकुलिस्ट हमारा वावल साउंड वर्ड है, वावल साउंड वर्ड है, सिंगुलर आया है तो आर्टिकल एन लगा दो, यानी सबसे ज़्यादा जो सीजन 2023 में क्वेश्चन पुटअप किए गए थे वो आर्टिकल के देन एडवर्ब के, है ना, और इसके बाद कंजंक्शन के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम टेंस तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पुटअप किए गए हैं वो आर्टिकल को लेकर पुटअप किए गए हैं। तो एक यही मेरी सजेशन है कि आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और टाइम टेंस की जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ लीजिएगा, कंजंक्शन या एडवर्ब के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी जो बेसिक टॉपिक हैं जिनको हम बेसिक टॉपिक बोल सकते हैं, हालांकि जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक होते हैं वो 3 ही 4 ही 5 होते हैं, जैसे प्रोनाउन बोल दो, है ना, आपके पास कंजंक्शन हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगी, प्रपोजिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाए, यही सब हमारे जो बोलते हैं ना इंटीग्रल टॉपिक होते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आर्टिकल हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते रहिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, माफ़ कीजिए तो एक इंटरप्शन हो गया था थोड़ा सा, एक बार फिर से देख लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है यू शुड सी ओकुलिस्ट। अब देखो आपको पता है ओकुलिस्ट यहाँ पर वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड वर्ड है, तो इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे, आ नहीं लगाएंगे। सो देखिए आर्टिकल का अगेन एरर आई है, यहाँ पर एन लगाइए, एन ओकुलिस्ट, है ना। सो यहाँ पर यू शुड सी एन ओकुलिस्ट योर आइज लुक वर्स टुडे। सो यहाँ पर एन ओकुलिस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में लिखा ही वॉज ऑलवेज बिन। आपको पता है वॉज के साथ यहाँ पर बिन नहीं लगाएंगे, है ना, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें सेंटेंस गलत है। ही वॉज ऑलवेज बिन अ ग्रम्फी मैन सो आई नेवर लाइक्ड हिम एंड आई अवॉइडेड हिज कंपनी। वो हमेशा ऐसा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या सेंटेंस हो जाएगा, वॉज ना होकर यहाँ पर कैसे कर देंगे, हैड बिन करो, यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना, हैड बिन। सो यहाँ पर वॉज की जगह पर हैड बिन करेंगे और वॉज वाले पोर्शन में हमें एरर बताना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 चूज करना है। ही वॉज ऑलवेज बिन की जगह पर ही हैड ऑलवेज बिन कर दीजिए, है ना, ही हैड ऑलवेज बिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट। अब आपको पता है ऑनेस्ट जो है वो वॉवल साउंड वर्ड है, लेकिन ये ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद नाउन आया होगा तभी आप आर्टिकल लगाइएगा, क्योंकि आर्टिकल जो यूज होते हैं बेसिकली वो नाउन के लिए ही लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नाउन लगा है, ऑनेस्ट के बाद एंड वेल नोन विमन। अब विमन आया है, इसका मतलब यहाँ पर ऑनेस्ट जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है वो विमन को कर रहा है, विमन काउंटेबल कैटेगरी में यूज़ किया गया है, सिंगुलर यूज़ किया गया है, तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। तो आर्टिकल ए ना होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन ऑनेस्ट। सिंपली मैंने बताया ना, अगर ऑनेस्ट के बाद नाउन आएगा तभी आप आर्टिकल लगाइएगा, क्योंकि आर्टिकल जो आते हैं वो बेसिकली नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए आते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए नहीं। बहुत बार बोल देते हैं वो लोग ना, आई एम एन ऑनेस्ट, आई एम एन ऑनेस्ट नहीं, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय बोलो तब तो ठीक है, अदरवाइज आई एम ऑनेस्ट बोलो, सिंपली आई एम ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ पर बी एम जो है बी की फॉर्म हो जाएगी और मेन वर्ब बनने का काम करेगी, तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी, और कॉम्प्लीमेंट कोई आपका जो नाउन होता है या फिर कोई एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव बन जाएगा। सो यहाँ पर जब भी मैंने बताया ना एडजेक्टिव का यूज, अगर आर्टिकल का यूज करते हैं तो आर्टिकल हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए ही यूज की जाती है, याद रखिएगा।
तो जब भी सेंटेंस में आर्टिकल लगाया है मैंने, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि नाउन के लिए ही लगाया गया होगा वो, है ना, नाउन के लिए ही लगता है। तो ये बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑनेस्ट की जगह पर एन ऑनेस्ट कर देंगे। वॉवल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन ऑनेस्ट हो जाएगा। से एक बार फिर से देखिए एरर आई है आर्टिकल की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 54 देखते हैं। इन 2023 सी विल हैज़ बिन, अब आपको पता है विल हो गया, विल शैल हो गया, इसके साथ हम हैज़ नहीं लगाते हैं, हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस फॉर्म आती है। किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। विल शैल या जितनी भी मॉडल वर्ब है उनके बाद अगर मुझे हैज़ हैव में किसी को चूज करना है तो हमेशा हैव को चूज करिएगा, क्योंकि यही बेस फॉर्म होती है ना। अब इसकी जो हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है वो हैज़ होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, आईएनजी फॉर्म हैविंग इसकी होती है, याद रखिएगा, है ना। या फिर आप ऐसे याद रखो कि किसी भी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म लगाकर बनाई जाती है। तो हैव की आईएनजी हैविंग होती है, ना कि हैजिंग होती है, ना हैडिंग होती है। इसलिए यहाँ पर हैव जो है वो हमारी बेस फॉर्म होती है, और विल शैल के बाद हैव लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, आपको पता है। सो यहाँ पर विल हैज़ ना होकर विल हैव हो जाएगा, ये सिंपल सी एरर है आपकी ना। सो इन 2023 सी विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years, है ना, 3 सालों तक हो जाएगा उसको ऐसा करते करते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में लिखा आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम महाराष्ट्र, सॉरी मैं यहाँ पर महाभारत लिखा है ना। तो महाभारत यानी कि ये नेम ऑफ हॉली बुक है, और जितने भी हॉली बुक नेम होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये बात रखिएगा। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हों, जितने भी हॉली बुक्स हों, जितनी भी रिवर्स हों, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, आपको ये बात पता है हाँ। या फिर जैसे हमने जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर महाभारत है ना, यहाँ पर महाभारत के पहले आर्टिकल ए ना लगाकर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी, आर्टिकल द, यानी कि पार्ट सेकंड में एरर हो जाएगी, ए हटाकर द लगाइए आर्टिकल। 56 नंबर लिखा है माई यंगर ब्रदर वॉर। अब देखो माई यंगर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉर ना होकर वॉज हो जाएगा, ये तो सिंपल सेंटेंस है, आप समझिएगा, है ना। बाकी सेंटेंस 57 लिखा है इज़ नॉट रिच, वो धनी नहीं है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव। आपको पता है एक्सपेंसिव वावल साउंड वर्ड है, ए आर्टिकल जो आया है वो गलत है, यहाँ पर एन आना चाहिए। देखिए कितनी, फिर से एक बार देखिए आर्टिकल एन की एरर आई है, यानी आर्टिकल की एरर आई है, तो एन एक्सपेंसिव कार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 लिखा है दे यूजुअली अलेज दैट, ये अक्सर अलेज करते हैं, अलेज का मतलब होता है एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, दैट देयर इज़ अ डिले इन प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरिंग मतलब होता है खरीद फरोख्त करना, स्टेशनरी मतलब जो होती है, जो कापी कलम सब चीज़ें होती है ना, उसे बोलते हैं स्टेशनरी, है ना। जो पेन रिलेटेड होते हैं, पेंसिल से रिलेटेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं। ड्यू टू द फैकल्टी, ड्यू टू द फॉल्टी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, ठीक है, ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, फिर से देखिए, दे यूजुअली अलेज, दे सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, यूजुअली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, अलेज मेन वर्ब है, दे प्लूरल सब्जेक्ट तो अलेज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। दैट कंजंक्शन है कि देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी। अब इन प्रपोजिशन आया, इसके बाद वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आती है आपको पता है, प्रोक्योरिंग ट्रांसिटिव वर्ब है, स्टेशनरी उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू हमारे पास प्रपोजिशन हो जाएगा, प्रपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब कुछ तो सही है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है। ये पहला सेंटेंस मुझे मिला जिसमें कोई एरर नहीं मिली, यानी 58 नंबर क्वेश्चन है, नहीं इससे पहले एक क्वेश्चन और भी शायद है जिसमें कोई एरर नहीं थी ना। तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास कोई एरर नहीं है, नो एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अब देखिए 59 के बाद यहाँ पर आंसर शीट भी दे रखी है, ये आंसर शीट सीजीएल 2023 के जितने भी क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में और ये वाले वीडियो में कराए, यानी 1 नंबर से लगाकर 59 नंबर तक, है ना। तो ये पूरे आंसर शीट भी है, आंसर क्वेश्चन भी हैं, तो आप यहाँ पर आंसर मैच भी कर सकते हैं। सो आंसर देख लीजिएगा, देखो 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड। अब आपको पता है यहाँ पर जो कोल्ड दे रखा है वो एडजेक्टिव है, अगर कोल्ड एडजेक्टिव है तो आपको पता है इसको क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि एडवर्ब ऑफ माइनर होगी। एक्सट्रीम ना होकर यहाँ पर एक्सट्रीमली हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम तो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाएंगे, क्योंकि किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए लगाया जाता है। सो यहाँ पर कोल्ड के पहले एक्सट्रीमली लगाओ, एक्सट्रीम ना होकर एक्सट्रीमली। सो किस पार्ट में एरर है, 2 पार्ट में एरर है, यानी 59 का सेकंड। देखिए यहाँ पर 59 का सेकंड दे भी रखा है ना स्टाइल्स में। सो अब ये हमारी आंसर की है 59 सीजीएल प्री 2023 के, और जितने भी क्वेश्चन हमारे एरर डिटेक्शन वाले थे हमने दोनों वीडियो में बना दिए हैं। इससे पहले जो आपने वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, वो देख लीजिएगा और उसी के बाद इसको कंटिन्यू करिएगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उसमें भी बताई हैं और बहुत सारी बातें मैंने इसमें भी बताई। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी चीज़ें में आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम से फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं,
क्विज़ेज मिल जाती हैं, तो अपडेट रहते हैं आप, है ना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो किसी पेपर के रिगार्डिंग तो भी मैं आपको वहाँ पर डालता रहता हूँ, वो भी आप जानकारी में आपकी रहेगी, है ना। तो ये चीज़ फ़ायदा आपको रहेगा टेलीग्राम पे। सो टेलीग्राम का लिंक भी आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन होगा, और आपका जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा वो भी कमेंट सेक्शन में होगा, व्हाट्सएप का लिंक होगा वो भी हमारे पास कमेंट सेक्शन में मेंशन होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, कूल रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए बिंदास होकर। अच्छा एग्जाम जाएगा आपके, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होने वाली है। चलिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। जय हिंद दोस्तों।